and welcome to this lecture of corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. This is CS वैभव चितलांगिया and हम लोग कंटिन्यू कर रहे अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन बेसिक्स ये सब देख लिया. आज एक फटाक से रिवाइज करते कल वाला पार्ट जो बचा हुआ है एंड देन वील मूव ऑन टू द न्यू टू कंप्लीशन ऑफ जो भी अपना पढ़े थे वो. ठीक है, हम लोग ने कल स्टार्ट कर लिया था पिलर्स ऑफ आईबीसी. राइट, पिलर्स ऑफ आईबीसी हम लोग ने देखा था, सॉरी पार्ट्स ऑफ आईबीसी. पहले पार्ट्स ऑफ आईबीसी हम लोग ने पहले देखा था आईबीसी को कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में. पहला पार्ट इज प्रिलिमिनरी, सेकंड पार्ट इज corporates and LLPs, third part individuals and firms, fourth part pillars of IBC and fifth part miscellaneous. part 1 में कितने सेक्शंस है? 3 सेक्शंस है. सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मन चाहे वो जो पार्ट को एनफोर्स कराना चाहता है उसको एनफोर्स कर सकता है, जिसको एनफोर्स नहीं कराना चाहता नहीं कर सकता है. इसीलिए प्रेजेंटली कौन सा पार्ट एनफोर्स नहीं किया गया है? पार्ट 3 इंडिविजुअल पार्ट इज नॉट एनफोर्स्ड. वो अभी केवल ऐसी ऑन पेपर लिखा गया, इट्स नॉट बीन एनफोर्स्ड. ठीक है, पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? पार्ट 2 का बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड एलएलपीज. सेक्शन 2 किसका बात करता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी. एज पर सेक्शन 2 आईबीसी किस पे अप्लाई करता है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, कंपनीज. हाँ, तो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, जो स्पेशल एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है. LLP, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, फर्म्स एंड जो अलग पार्ट है वो है पर्सनल गारंटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स. तो कॉर्पोरेट डेटर्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेट डेटर्स वो कंपनीज होते हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे. कॉर्पोरेट डेटर्स हम लोग इंडिविजुअल्स के यूज नहीं करते, कॉर्पोरेट डेटर्स हम लोग फर्म्स के लिए यूज नहीं करते, वो केवल कंपनीज के लिए यूज करते हैं. तो वो कंपनीज के पर्सनल डेटर्स को हम लोग ने कवर किया गया, पर्सनल गारंटर्स को हम लोग ने यहां पे कवर किया है. ठीक है, सेक्शन 3 मतलब डेफिनेशन सेक्शन. क्या एक ही डेफिनेशन सेक्शन आईबीसी में? कितने? 3 है. सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 79. सेक्शन 3 का डेफिनेशन अप्लाइज टू द होल कोड, दे आर जनरल डेफिनेशंस. ठीक है, सेक्शन 5 का डेफिनेशन अप्लाइज टू ओनली पार्ट 2 एंड सेक्शन 79 का डेफिनेशन अप्लाइज टू ओनली पार्ट 3. हम लोग डेफिनेशंस एक बार में देखेंगे साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. उसके पहले हम लोग आगे थे पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग देख रहे थे पिलर्स ऑफ आईबीसी. तो व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ आईबीसी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, insolvency professionals, insolvency professional agencies, information utilities, adjudicating authorities. कितने adjudicating authorities है? 2. कौन कौन से? NCLT and DRT. NCLT for part 2 and DRT is for part 3. क्या यहां पे इन 5 पिलर्स में से कौन से पिलर्स को आईबीसी ने जन्म दिया है? फर्स्ट 4 पिलर्स को आईबीसी ने जन्म दिया है. वो इंस्टीट्यूशंस आईबीसी से बने हैं. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो है जैसे एनसीएलटी एंड डीआरटी वो पहले से थे, हम लोग ने बस आईबीसी के अंडर उनको पार दे दिया है. हम लोग ने पार दे दिया, ज्यूरिसडिक्शन दे दिया आईबीसी के अंदर. राइट, उसके बाद हम लोग ने देखा था, हम लोग ने स्टार्ट किया था देखना आईबीबीआई. आईबीबीआई बोले तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है. हाँ, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह है. इट इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी. जैसे इसका एनालॉगस कौन सा दूसरा बॉडी हमारे पास? सेबी. कौन से मार्केट का? सिक्योरिटीज मार्केट का. तो जैसे सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है, वैसे आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैटर्स में एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी होता है. आईबीबीआई का मेन काम क्या है? रेगुलेट करना. किसको रेगुलेट करना? सबको. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैटर्स से रिलेटेड जितने चीज है सबको रेगुलेट करना. तो जब हम लोग आईबीसी के अंदर रेगुलेशंस बनाएंगे तो वो रेगुलेशंस किसके नाम से आएंगे? आईबीबीआई डैश डैश रेगुलेशंस एंड फिर ईयर. जैसे सेबी के रेगुलेशंस हम लोग सेबी लिखते हैं, राइट, वैसे बिकॉज वो रेगुलेशन सेबी बना के दे रहा है इसीलिए. वैसे हम लोग आईबीसी के अंदर बने हुए रेगुलेशंस के आगे आईबीबीआई लिखेंगे बिकॉज रेगुलेशंस आईबीबीआई ने बनाए थे. यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना. इसका कॉम्पोजिशन बताओ फटाक से. आईबीबीआई का कॉम्पोजिशन कितने लोग है? 10 लोग है. पहला चेयरपर्सन, फीमेल भी हो सकती है चेयरपर्सन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव. ये 5 फिक्स्ड है, मतलब ये जो होते हैं ये फिक्स्ड रहते हैं. इनके अलावा और 5 है, उनको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से 3 शुड बी होल टाइम मेंबर्स. कितना इनका टेन्योर होता है? 65 इयर्स, नहीं तो 5 इयर्स. कैन बी रीअपॉइंटेड. ठीक है. क्या इनको हम निकाल सकते हैं? कौन से ग्राउंड्स पे? अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट है अगर तो
फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया, जैसे कि अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर अगर मान लो पैरालिसिस हो गया उसको, या जो भी, तो वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड। तो दैट थ्री थिंग्स, कन्विक्शन, ऑफेंस, मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है। एंड लास्ट इज अब्यूज ऑफ पोजीशन। अगर आपने अपने पोजीशन एज अ मेंबर ऑफ आईबीआई को अब्यूज किया है, उसको अपने इंटरेस्ट में यूज करने की, देन ऑल्सो यू विल बी रिमूव्ड। यहां तक समझा? अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट मतलब कोई ऐसा इंसान जिसका अभी तक डेट्स डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार किसी इंसान का डेट्स डिस्चार्ज हो जाता है तो वो बैंकरप्ट नहीं होता उसके बाद, ठीक है। तो ही इज एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट है इसका फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया था, इसको सबका रेगुलेट करना है, बायलॉज बनाने हैं, वो सब चीज ठीक है। नाउ आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे डिफाइन करोगे? दे आर अ क्लास ऑफ रेगुलेटेड बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स, ठीक है। मतलब उनके ऊपर रेगुलेशन है, उनके ऊपर सुपरविजन है, बट उनका जो प्रोफेशन है वो प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं, राइट। इसके लिए आपको एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए 2 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मेंबरशिप लेना है किसका? आईपीए का, एंड देन रजिस्टर होना है बोर्ड के साथ, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को और ऑब्लिगेशंस तो हम लोग देखा था, फंक्शंस हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाए। हम लोग ने लिखा है कि इनको कहां पे किस प्रोसेस में एक्ट करना है, तो हमने बता दिया कि आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में एक्ट करो, सीआईआरपी में एक्ट करो, लिक्विडेशन में एक्ट करो, बैंक्रप्सी में एक्ट करो, एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बता दिया कि ड्यू डिलिजेंस करो, रिपोर्ट मतलब देते जाओ, इंस्पेक्ट करने के लिए तो इंस्पेक्ट करने दो, एंड सारे रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस फॉलो करो। यहां तक हम लोग निकल देखा था, राइट। चलिए, आज आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है नेक्स्ट पिलर के ऊपर, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द होल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मैटर्स। क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इनमें? सिंपल सा है, देखिए, हम लोग ने कल ये चीज डिस्कस भी किया था। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड एक बॉडी है जिसको हम लोग ने बोला सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर नजर रखना। वाई? बिकॉज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर दे आर रेगुलेटेड, ठीक है। तो रेगुलेट कौन करेगा? आईबीबीआई करेगा। नाउ आईबीबीआई एक बॉडी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हजारों है, ठीक है। एंड आईबीबीआई के पास इनको रेगुलेट करने के साथ साथ और भी 1000 काम होता है। तो आईबीबीआई के पास इतना ना तो कैपेसिटी था ना इतना टाइम था कि वो एक एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अकेले में जाके रेगुलेट करे। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने आईबीबीआई एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप का चीज ले आया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। हम लोग ने बोला आईबीबीआई डायरेक्टली अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट नहीं करेगा, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को रेगुलेट करेगा, एंड वो एजेंसीज अपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करेंगे, राइट। ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका? यहां पे किसी को डाउट? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का एक ही काम होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करो, उनका एक ही काम है। तो अगर मेरा केवल इतना ही काम है कि हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें, तो हम कितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मेरा काम है कि तुम यहाँ पे यस एकेडमी में आके केवल पढ़ाई करो, तो सॉरी केवल पढ़ाओ, तो हम आके आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। बट अगर आप मेरे को पढ़ाओ भी, बुक्स भी देखो, एडमिशंस भी लो, फोन कॉल्स भी करो, उसके बाद सारा एडमिन वर्क भी करो, टेस्ट भी करो, टेक्निकल वर्क भी करो, तो क्या हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे? आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। वही चीज है, आईबीबीआई को हमने बोला तुम पढ़ाओ भी एंड तुम आसपास के सारे काम भी करो। आईबीबीआई ने बोला देखो भाई, हम इतना काम साथ में नहीं कर सकते, और पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पढ़ाने के लिए हम अपने नीचे कुछ स्पेशल टीचर्स रख देते हैं, वो लोग पढ़ाएंगे, हम उन लोग को कवर कर लेंगे कि वो लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम उनको देख लेंगे। समझा सबको? ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का वही काम होता है। नाउ इंडिया में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज 3 ही बनी है अभी तक, ठीक है। उनका नाम है ICSI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI, ठीक है। तो अगर आप CS बन जाते हो तो आप कहां के मेंबर बनोगे? ICSI के। और अगर आप ICSI के मेंबर हो तो आप बाय डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर बन जाओगे। ये गलत पोजीशन ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा डाउट होता है लोगों को लगता है कि अगर हम CS है, मतलब अगर हम ICSI के मेंबर है, तो हम बाय डिफॉल्ट ICSI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक अलग इंस्टीट्यूट है और आपका ICSI एक अलग इंस्टीट्यूट है। ये ICSI का बच्चा वाला इंस्टीट्यूट है, मान लो, ठीक है। सो मान लो अगर ये ICSI है, इसका एक है काम CS को संभालना, इसने अपना एक और इंस्टीट्यूट डाल दिया IPA, इसका काम है IP को संभालना, ठीक है। तो अगर आप इसके मेंबर हो तो आप बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर नहीं बन जाते हो,
ठीक है। तो अगर आप आगे जाके, अगर क्या मतलब, आप जब 6 महीना बाद जाके आईसीएसआई के मेंबर्स बन जाओगे आप लोग सब, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन गए क्योंकि हम इस एजेंसी के मेंबर बन गए। नहीं, इस एजेंसी का मेंबरशिप का अलग ही क्राइटेरिया है, आपको वो क्राइटेरिया सारा फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसके मेंबर्स बन सकते हो। ठीक है, ये एक पहला डाउट है जो सब में आता है, तो ये समझा, आप बाय डिफॉल्ट उसके मेंबर नहीं बनते हो। सेकेंड डाउट, अगर मान लो आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मेंबर बनना है तो इंसान को क्या होना जरूरी होता है? सीएस। अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगेन अब अपने को नाम देख के क्या लगता है? आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अगर आपको आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मेंबर बनना है तो आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन वाई, ये अलग इंस्टीट्यूट है, ये अलग इंस्टीट्यूट है, दोनों के बीच में एज सच कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि आप आईसीएसआई के मेंबर हो तो आप बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर बन जाओगे, और ऐसा भी नहीं होता है कि इसका मेंबर बनने के लिए आपको आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। कोई लॉयर जो आईसीएसआई का मेंबर नहीं है वो भी जाके आईसीएसआई आईपीए का मेंबर बन सकता है। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट जो बीकॉम करके एकदम एग्जाम सबको पास करना, चाहे आप सीएस हो, सीए हो, सीएमए हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। उसका एक्सपीरियंस अभी आप देखोगे, जब हम लोग आईपी के चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए और लॉयर को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर आप अपनी डिग्री के बेसिस में मेंबर बन रहे हो, और किसी ग्रेजुएट को 15 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 साल का फायदा मिल गया ना आप लोग को। बाप रे, 5 साल में पूरी लाइफ चली गई इनकी। कहाँ गई लाइफ? या तो भाई 5 साल कॉलेज का लाइफ एंजॉय कर लो, आगे धक्के खाओ, या फिर ये 5 साल पढ़ाई कर लो, आगे एंजॉय करो। डिसीजन आपका। हाँ एकदम। चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का होता है। आईसीएसआई आईपीए का मेंबर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आईसीएसआई के मेंबर हो, और अगर आप आईसीएसआई के मेंबर हो तो जरूरी नहीं है कि आप आईपीए के मेंबर बन जाओगे, ठीक है। दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीज है। तो इंडिया में करंटली 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, आईसीएसआई, आईसीएआई एंड आईसीडब्ल्यूए। तीनों का एक एक अपना अपना एजेंसीज है ना। इनका काम क्या होता है? आईपीएस को रेगुलेट करना। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईपीएस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, तो आप केवल ये तो लिख के नहीं आ सकते कि रेगुलेट करना। रेगुलेट इज वन वर्ड जिसमें आपने बहुत सारे एक्शंस बता दिए उसके, वो सब चीज आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग करके। तो आप एग्जाम्स लोगे, एग्जाम्स लेने के बाद आप मेंबरशिप ग्रांट करोगे, मेंबरशिप ग्रांट करने के बाद आपके ऊपर, हम बोलते कल, एक ड्यूटी होता है, उनके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका एक्सपीरियंस चेक करते रहोगे, उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करोगे, उनके क्लाइंट के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करोगे। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो उसको निकालने के लिए इन्वेस्टिगेट करोगे, एंड अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि उन्होंने गड़बड़ किया है तो आप उनको निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो राइट फ्रॉम एडमिशन, राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन टू रिमूवल, जितना काम होता है आप सब करोगे। ये चीज अगर हम इन शॉर्ट एक वर्ड में बोलना चाहे तो आप उनको रेगुलेट करोगे। बट अपने 5 मार्क्स के लिए तो लिख के नहीं आ सकते ना कि रेगुलेट करोगे, हो गया सब चीज, समझ लो, ठीक है। भावनाओं को समझो ऐसे करके तो लिखने नहीं आ सकते, तो अपने पूरा चीज स्टार्टिंग से लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम कंडक्ट कराना, एनरोल करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका एक्सपीरियंसेस चेक करना, उनको कंटिन्यूअसली एजुकेट करना, बिकॉज लॉज बार बार अमेंड होते हैं। एग्जाम तो आप पहले दे दिए थे उस समय के लॉज से, अब अमेंड हो रहे हैं, तो उनको लॉज के लिए अमेंडेड लॉज के लिए एजुकेट करना, देन उनके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, अगर किसी को ग्रीवांस है तो उसको एड्रेस करना, देन उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो इन्वेस्टिगेट करना, एंड लास्ट में सस्पेंड या कैंसिल कर देना उनका मेंबरशिप। ये सारा काम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए रेगुलेशंस किसने बनाया था? आईबीबीआई ने। उस रेगुलेशन का नाम क्या था? आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस 2016। वैसे ही आईपीए के लिए भी रेगुलेशंस कौन बनाएगा? आईबीबीआई। उसका नाम क्या होगा? तो ये रहा अपना रेगुलेशन का नाम, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रेगुलेशन 2016। एकदम आईबीसी वालों ने थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है, जो चीज है एकदम सही चीज किया है। जो चीज है वो नाम लिख दो, रेगुलेशंस डाल दो, ईयर डाल दो, ठीक है। तो अपना ईयर समझा आपको? आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशंस 2016, ठीक है। आईपीए का समझा आपको? आइए अपने आते अपने नेक्स्ट पिलर के ऊपर। जो अपना नेक्स्ट पिलर है वो है इंफॉर्मेशन
यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है? उसके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आता है वो भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। बट अपने अगर एग्जाम में बोला जाए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का फंक्शन बताओ, तो अपने क्या लिखेंगे? कलेक्ट, डिसेमिनेट एंड में आता है, ठीक है। देखो आपके लॉ में आईबीसी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या बोल रहा हूं, आईबीसी में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का जो फंक्शंस होता है वो स्पेसिफाई किया गया है, एंड वो 4 फंक्शंस होते हैं। पहला, और ये एकदम सीरियल ऑर्डर में, आपको आराम से याद रहेगा। पहला कलेक्ट, ठीक है, हम गए, हम आप सबसे आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाके यहां रख लिए, सबसे एक एक पेपर में हम इंफॉर्मेशन लिखवा लिए और लाके यहां रख दिए। क्या वो पेपर यहां पे पड़ा हुआ रहेगा तो उसका कोई वैल्यू है? आई विल हैव टू अरेंज इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कहीं ना कहीं हम अरेंज करेंगे, कहीं ना कहीं फीड इन करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं कोलेट करना, ठीक है। कलेक्ट करना मतलब आप सबसे इंफॉर्मेशन ले आए और हम यहां रख लिए, तो कलेक्ट कर लिया इंफॉर्मेशन। केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं होता है, आपको उसको सिस्टमैटिक मैनर में अच्छे से कहीं सिस्टमाइज करके रखना पड़ता है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोलेट करना। आप लोग अगर आईटी ऐसे पढ़े होते, जो भगवान की दया से आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो उसमें दिया हुआ था कि ये होता है रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा, एंड वो होता है इंफॉर्मेशन जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हो तो। बट एनीवे आईटी ऐसे को दिमाग से निकाल दो, यहाँ पे समझा। सेकंड स्टेप, कलेक्ट किया, कोलेट किया। नाउ हम आपको ये पेपर दिए थे, हम सबको बोले थे सब अपना एग्जीक्यूटिव का मार्क्स यहाँ पे लिख के दो सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, ठीक है। सबने दिया, सब यहाँ पे दे दिए। कंपनी लॉ में आप कितना लिखोगे? $50। आप कितना लिखोगे? हाँ, आप उतने सच्चे हो ना कि जितना मिला उतना लिखोगे। जरूरी है क्या कि आकांक्षा भी जितना मिला उतना लिखेगी, या जरूरी है क्या कि ये भी एग्जाम्पल बाबा, एग्जाम्पल कि जरूरी है क्या कि हर इंसान जितना मिला है उतना ही लिखेगा, सही इंफॉर्मेशन देगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, झूठ बोलते हैं लोग, राइट। तो हम आपसे सबका मार्क्स ले लिए, अपने यहां पे एक्सेल शीट में सबका मार्क्स फीड इन कर लिए, कलेक्ट कर लिया, कोलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज चेक तो करो वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, तो उस चेक करने को बोलते हैं ऑथेंटिकेट, ठीक है। सो द थर्ड स्टेप इज ऑथेंटिकेट। हम लोग ऑथेंटिकेट करने के पहले कोलेट करते हैं, बिकॉज उससे ऑथेंटिकेशन में ईजी हो जाता है। ऑथेंटिकेट प्रूफ्स मांगते हैं, हम बोलेंगे सब अपना अपना मार्कशीट लाके दिखाओ, ठीक है, सिंपल, समझा। सो कलेक्ट, उसके बाद कोलेट किया, फिर ऑथेंटिकेट किया। अब उसके बाद मेरे को अगर आके कोई इंसान बोलता है कि ये बहुत उड़ रहा है प्रोफेशनल के क्लास में, इसका एग्जीक्यूटिव का मार्क्स बताना, तब हम मार्क्स डिसेमिनेट करेंगे एंड हम आपका मार्क्स उसको बता देंगे। दैट इज द फोर्थ जॉब, समझे? कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट, ये याद रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में आपको ये 4 वर्ड्स अगर नहीं रहे तो हम तो 0 दे देंगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में किसी भी तरीके से उसका फंक्शंस पूछे, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है ये पूछे, या आपको सिंपल अगर यही पूछा जाए कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ आईबीसी, तो आप केवल नाम लिख के तो नहीं आओगे, पांचों का एक एक लाइन एक्सप्लेन तो करोगे। वहां पे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में आपको लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज द एजेंसी दैट कलेक्ट्स, कोलेट्स, ऑथेंटिकेट्स एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्ट, कोलेट, चेक करो, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं आया तो चेक मत लिख देना, ऑथेंटिकेट की जगह ऑथेंटिकेट ही लिखना है, ठीक है, समझा सबको? चलिए, तो यहां पे मेन ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज टू कलेक्ट, collate, authenticate and disseminate financial information. Now the next important word of this definition is financial information. Information utility हम random आपका history, geography, biology ये सब समझने के लिए नहीं बनाए, वो केवल आपका financial information जमा करके रखेगा, ठीक है। तो हम जो कल बात कर रहे थे ना कि कई सारे लॉज में बोला गया है कि आप ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ जमा करो नहीं तो इंसेंटिव नहीं देंगे, वो वहीं बोला गया जहां आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरत है, ठीक है। आपका मीटिंग्स कब हुआ, या आपके डायरेक्टर्स कौन से आए, या आपका क्या हिस्ट्री है आपकी कंपनी का, वो सब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास आपको देने के लिए नहीं बोलेंगे, वो सब के लिए आरओसी होता है, राइट। केवल आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बहुत स्पेसिफिक है टू योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समझा, ठीक है। चलिए, नाउ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का ये मेन फंक्शन होता है ना, उसके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे आप खुद ही बताओ। आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स मेरे पास रख रहे हो तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे?
सबसे बड़ा सेफ्टी, ठीक है। योर इंफॉर्मेशन हैज टू बी सिक्योर। ऐसा नहीं है कि हम यहां पे पेपर में लिखे और पेपर यहीं पे छोड़ के चले गए। तो इट इज माई ऑब्लिगेशन टू कीप योर इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड। सेकेंड, योर इन्फॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल में डिफरेंस क्या है? अगर हम ये इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका पूरा बैंक का इन्फॉर्मेशन लिख लिया एंड ये पेपर हम यहीं पे कहीं छोड़ के चले गए, दिस शोज कि आपका इन्फॉर्मेशन मेरे साथ सिक्योर नहीं है, ठीक है, सेफ नहीं है। दिस इज सिक्योरिटी। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके गए हैं और जाके हम ऑफिस में सबको एक एक कॉपी निकाल के दे दिए, दिस शोज योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज हम ये खुलेआम सबको बांट रहे हैं, ठीक है। तो सेफ्टी भी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, ये दोनों ऑब्लिगेशन सबसे बड़ा होता है। थर्ड, मान लो आपका हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखे, ठीक है, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम एक पर्पस के लिए रखे कि आप जब आगे जाके इंटरव्यूज में बैठोगे अपने सीएस के जॉब के लिए, तब आपका मे बी वो लोग जब बैकग्राउंड चेक कर रहे होंगे तो उनको चाहिए होगा, ठीक है। हम सोचे यार इसको एकदम सिक्योर रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, और हम एनक्रिप्ट ऐसे उसमें कर दिए फॉर्मेट में जो कभी एक्सेसिबल ही नहीं है किसी के लिए। विल दैट मेक एनी सेंस? नहीं। तो माई थर्ड ड्यूटी इज टू एनक्रिप्ट इट और कीप इट इन अ फॉर्मेट दैट इज एक्सेसिबल टू पीपल, ठीक है। मान लो मैं इसको रैंडमली लैंग्वेज में एनक्रिप्ट करके बैठ गया और बोले हाँ बहुत सिक्योर एंड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बट वो मेरा पर्पस तो सर्व नहीं कर रहा ना। हम कोई पर्पस के लिए आपसे इंफॉर्मेशन लिए होंगे, मस्ती के लिए तो नहीं लिए होंगे। तो वो पर्पस सर्व करने के लिए एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए इंफॉर्मेशन, समझा। उसके अलावा जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको इंफॉर्मेशन दे दो, और जितना सर्विस क्वालिटी है, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वो सब चीज आपको फॉलो करना पड़ता है। जो मेन था सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट, वो तीन आपको हम समझा दिए, समझा। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का फंक्शन आए तो वहां क्या लिखोगे? कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये उसकी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशंस की बात करें तो सेफगार्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो लिखना है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेसिबल फॉर्मेट। उसके अलावा फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन दे देना है, ज्यादा टाइम डिले नहीं करना, फिर वो अपना जनरल जो अपने लिखते हैं वो लिखेंगे, समझा। चलो, अब आईबीबीआई ने अगर आईपी के लिए रेगुलेशंस बनाया है, आईपीए के लिए रेगुलेशंस बनाया है, तो आयु के लिए साथ तो सौतेला व्यवहार नहीं करेगा ना, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनाएगा। तो उस रेगुलेशंस का नाम क्या होगा? आईबीबीआई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस 2017। इसका रेगुलेशंस 2017 में आया था, याद रखिएगा। सौतेला व्यवहार किया, थोड़ा सा किया, लेकिन एक साल बाद रेगुलेशंस लाया, बट ला दिया था सेम नाम से, ठीक है। तो इतना ही अपने को जानना है अबाउट IU, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है। आते अपने लास्ट वाला जो अपना पिलर है जिसका नाम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में कुछ स्पेशल आपके लिए पढ़ने के लिए है नहीं, बिकॉज वो हम लोग ने आईबीसी के थ्रू नहीं लाया है। वो जो आप पहले से पढ़ते आए हो, एनसीएलटी, एनसीएलटी का अपील कहां जाएगा? मतलब हम एनसीएलटी बोलेंगे और ये बोलेगी पार्ट 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड एलएलपी। हम पूछे एनसीएलटी का अपील, एनक्लैट में जाता है, एनक्लैट से अपील सुप्रीम कोर्ट, डीआरटी से अपील कहां जाएगा? डीआरएटी, डीआरएटी से अपील जाएगा सुप्रीम कोर्ट। एनसीएलटी वाला जो पूरा हियरार्की है वो हम लोगों ने कहां पढ़ा है? कंपनीज एक्ट में। डीआरटी वाला पूरा हियरार्की कहां पढ़ेंगे? आरडीडीबीएफआई एक्ट में। तो इन दोनों का डिटेल्स हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिटेल्स हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग बस इतना जान लेंगे, पार्ट 2 के लिए दैट इज कॉर्पोरेट पर्संस के लिए एनसीएलटी वाला हियरार्की फॉलो होगा, एंड इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए डीआरटी वाला वो फॉलो होगा। चलो मान लो आपका और मेरा पंगा चल रहा है पैसे को लेके, ठीक है। मेरे को आपको कुछ पैसा देना, हम नहीं दे रहे आपको पैसा, ठीक है। लॉ क्या बोल रहा है, कहां जाना पड़ेगा आपको? डीआरटी। वो बोली नहीं, हम तो सिविल कोर्टे जाएंगे, मेरे घर के बगल में सिविल कोर्ट है, हम सिविल कोर्ट जाएंगे, हमको डीआरटी नहीं जाना। जा सकते हैं। तो फिर अगर हम आपको जाने दे सिविल कोर्ट तो वहां पे पंगा नहीं हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं डीआरटी मेरे घर के बगल में, तुम डीआरटी आओ। आप बोलोगे नहीं सिविल कोर्ट मेरे घर के बगल में, तुम सिविल कोर्ट आओ। पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पंगे को हटाने के लिए, और पंगा केवल इतना ही नहीं होगा, हाँ आप आ जाओगे डीआरटी, ठीक है। डीआरटी का जज बोलेगा आप मेरे पास आए, हम ये मैटर देखेंगे। सिविल कोर्ट का जज के पास हम जाएंगे, बोलेगा सिविल कोर्ट मेरे पास आया, हम ये मैटर देखेंगे। दोनों जज भी भिड़ने लग जाएंगे आपस में। तो इसीलिए हम लोग ये सब केसेस में स्पेसिफिकली लिख के दे देते हैं कि ये केसेस सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, सारे केसेस सिविल कोर्ट जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड।
इसीलिए हम लोग ने यहां पे भी सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं ले सकती। सारफेसी एक्ट में भी इसका एक और एग्जांपल, सारफेसी एक्ट में भी ज्यूरिसडिक्शन डीआरटी के पास ही होता है, ठीक है। वहां पे भी सेक्शन 35 या 34 ऐसे कुछ है जो बोलता है सिविल कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते, ठीक है। कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन है जो बोलता है आप सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोर्ट को हर चीज के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है, एक अम्ब्रेला ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है। तो आप अगर कोई नया फोरम ला रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं ये मैटर इसी के पास जाएगा, तो आपको उसका ज्यूरिसडिक्शन रोकना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी लॉ पढ़ लो उठा के, फेमा हो, सीसीआई हो, मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट हो, जहां जहां आपको अलग डिफरेंट कोई फोरम मिला है ना, वहां पे लिखा होगा सिविल कोर्ट टू नॉट ट्राई द सूट, ठीक है। फॉर दैट मैटर कंज्यूमर मैटर्स में भी लिखा होता है, कंज्यूमर एक्ट में भी लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी। क्यों? बिकॉज वहां का अलग फोरम है। समझा आपको? सी, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो सिविल कोर्ट जा सकते हो या फिर डीआरटी जा सकते हो, अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है तब यू कैन म्यूचुअली डिसाइड। बट अगर लॉ में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यू कैन नॉट डिसाइड टू गो समवेयर। देन ये जो डिसीजन होता है ये आपको दिया जाता है आर्बिट्रेशन मैटर्स में। आर्बिट्रेशन में आपको जो डिसाइड करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको ऑटोनॉमी दिया गया है, बट यहां पे क्योंकि एक्सप्रेसली बार कर दिया हम लोग ने, तो झंझट ही खत्म। नाउ यू कैन नॉट डिसाइड। अगर हम लोग ने बार नहीं किया होता तब यू कुड हैव डिसाइडेड, ठीक है। समझा? एक अगर आपको एमसीएस का याद हो, बिकॉज सब यहाँ पे मेरे एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको याद होगा तो एमसीएस में एक केस था जहां पे आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट था, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, बट वो बंदा पहुंच गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। तो लोगों ने बोला था कि आर्बिट्रेशन में, ये केस आया भी था इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में, लोगों ने बोला था कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो आप कैसे जा सकते हो कंज्यूमर कोर्ट। वहां पे बोला कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो बिकॉज स्पेशल एक्ट है एंड कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वो, तो वो दैट वाज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो जहां पे वैसा किया गया था। इज इन अ वल्नरेबल पोजीशन वैसे करके था वो, ठीक है। तो स्पेशल सिनेरियोज होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि नो सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, तो सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। वहां पे फिर अपना कुछ नहीं लगाना है दिमाग, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा पांचों पिलर्स होता है खत्म। अब अपना जो जनरल चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, उसमें दो चीज देखना बाकी है। एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, एंड नेक्स्ट है डेफिनेशंस। बस ये दो चीज देखेंगे एंड देन हमारा ये जो जनरल वाला पार्ट है वो जाएगा खत्म। फिर अपने हार्ड कोर सीआईआरपी में घुस जाएंगे, दैट इज पार्ट 2, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग है, वो काफी दिन तक चलेगा। पार्ट 2 का हम लोग पहले पूरा प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद एक एक चीज देखेंगे उसमें से, वो सब चीज चलेगा। ये लड़की तो अभी बोर हो गई है, ठीक है। चलिए, तो पिलर्स समझा सबको? पांचों पिलर्स का इंपॉर्टेंस समझा? अब समझ आ रहा है क्यों इनको पिलर्स बोलते हैं। बिकॉज इनमें से एक भी चीज नहीं रहा ना, आप आईबीसी के अंदर का प्रोसेस लेके नहीं जा सकते आगे। आईबीबीआई भी जरूरी है, आईपी भी जरूरी है, आईपीए भी जरूरी है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी जरूरी है, एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी भी जरूरी है। पांचों में से एक भी इंसान अगर नहीं रहा तो आप आगे लेके नहीं जा सकते। समझा सबको? ठीक है। चलिए, एक लास्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि मेरे को लगता है बहुत प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए, बिकॉज ये इस अटेम्प्ट में भी नहीं आया, पिछले अटेम्प्ट में भी नहीं आया था, लेकिन ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है और बहुत एक्सप्लिसिटली दिया गया है, ठीक है। इट इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। ये मेरे को इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ना, बिकॉज मॉड्यूल में एक ही जगह दिया गया है, इतनी ही बात लिखी गई है इसके बारे में, और इसके बाद कहीं पे भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के बारे में बात भी नहीं किया गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कभी कभी फंसाने के लिए ये सब चीजें खोजता है कि एक ऐसा चीज जो एक ही जगह दिया गया और इतना मैटर हो कि 5 मार्क्स का आंसर बन जाए, तो हम वो पूछ लेंगे। सो दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जनरली लोग इसको पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अपने नहीं भूलेंगे, अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो हम लोग ने कुछ सिमिलैरिटी लग रहा है पूरा आईबीसी का स्ट्रक्चर का एंड पूरा सिक्योरिटीज मार्केट के स्ट्रक्चर का, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी लग रहा है। देयर इज अ रेगुलेटरी एपेक्स बॉडी, देन देयर आर इंटरमीडियरीज, देयर आर इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक ब्रोकर्स जैसे वहां होता है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, देन एजुकेटिंग अथॉरिटीज है, वहां पे सेबी सैट होता है, यहाँ पे एनसीएलटी डीआरटी है। समवेयर और द अदर द बैकबोन इज द सेम, ठीक है। डिफरेंसेस भर भर के, हम ये नहीं बोल रहे एकदम ही सेम है, बैकबोन स्केलेटन सेम है, ठीक है। तो वही स्केलेटन को हम लोग ने जब वहां से सब चीज चीटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने बोला कि वहां पे एक आईपीईएफ करके भी है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, राइट। हम लोग ने बोला अगर वहां पे आईईपीएफ होता है कि आईईपीएफ होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। हम लोग ने बोला भाई सेबी है, वो अपना फंड तैयार कर रहा है, वो तो बहुत रईस हो जाएगा, अपने भी फंड तैयार करेंगे। तो हम लोग ने अपने लिए एक फंड बना लिया जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। आयरनी देखो, फंड का नाम में इंसॉल्वेंसी है, फंड के नाम में बैंक्रप्सी है, लेकिन पैसा उनके पास भर भर के, क्योंकि वो फंड है। बिकॉज इंसॉल्वेंसी मीन्स नो मनी ना, जोक समझो,
शिखा होती तो हंसती मेरे जोक में, क्योंकि उसको समझ में आ जाता जोक अभी, बट उसको समझ में आता और फिर यही जोक को जाके कहीं और मारती। ठीक है, चलो, तो एक फंड के बारे में यहां पे मेंशन किया गया जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। कोड प्रॉपर्ली प्रोवाइड करता है कि एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। नाउ उस फंड में पैसा कहां से आएगा, ठीक है, हम लोग को पता है आईईपीएफ में पैसा कहां से आता है, मेंशन किया रहता है, वैसे यहां पे मेंशन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसा कहां से आएगा, इसमें 4 ही जगह लिखा गया है। फर्स्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ग्रांट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी दया आ गया, बोला कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डाल दो, तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली, कोई भी पर्सन अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन डालना चाहता है इन द फंड, ठीक है, तो मान लो अंबानी जी के पास बहुत पैसा आ गया, मान लो क्या है ही उनके पास बहुत पैसा, एक दिन वो वन फाइन डे जाके बोलते हैं यार आईबीबीआई बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे, काम करते उसको थोड़ा पैसा डोनेट कर देते हैं। अब ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े लोग डोनेशंस भी देते हैं, तो फिर बड़े ही लोगों को देते हैं, वो कभी गरीब को डोनेशन नहीं देते, वो बड़े लोग। अभी लोग डोनेशन देंगे तो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देंगे, भाई गेट्स के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बिल गेट्स की बीवी है वो, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, ये लोग डोनेशन भी देंगे तो वहीं देंगे, इंडिया की किसी फाउंडेशन को नहीं देंगे। तो ये लोग डोनेशन भी देते हैं तो बड़े लोगों को ही देते हैं। तो अगर ये बड़े लोगों को भी मान लो आ गया कि हमको आईबीबीआई को डोनेशन देना है, तो दे कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस हियर। थर्ड, क्या थिंग्स, देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन नॉट स्पीक ऑन वीडियो, इसीलिए, ठीक है, बाकी भावनाओं को समझो, हाँ वो सब आप आज के बाद। ठीक है, चलो तीसरा, मान लो कोई और सोर्स से अगर आ रहा है, मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आकांक्षा ने कुछ गड़बड़ किया था, 50 लाख की पेनल्टी, जिसमें से 25 लाख जाएगा ऋतुजा को, क्योंकि ऋतुजा के साथ गड़बड़ किया, एंड 25 लाख जाएगा फंड को, बिकॉज आईबीबीआई का बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो वो है डिफरेंट सोर्सेज जहां से इनको पैसा आता है। एंड लास्ट, अगर हम ये सारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट या रिटर्न्स आता है, वो भी फंड में ही आएगा वापस। ये तो अपने आईपीएफ में भी फॉलो करते हैं कि कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो वहां का रिटर्न्स आएगा, वो भी आईपीएफ का ही पार्ट होता है। नहीं, वो जो इंसान का इंसॉल्वेंसी उसी के पास रहता है। ठीक है ना, चलो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आईपीएफ से डिफरेंट है। मान लो कल जाके प्रशांत बहुत रईस हो गया, वो बोला हमको आईबीबीआई को पैसा देना है, ठीक है, उन्होंने 50 लाख रुपए आईबीबीआई को दे दिया, ठीक है, 5 साल बाद, आज दिया, 5 साल बाद उनका दिवाला निकल गया, क्योंकि जब पैसा आया था ना तो बहुत रईसी से सब इधर उधर पैसा बांट दिया, पैसा खत्म हो गया, 5 साल बाद उनका दिवाला निकल गया, नाउ ही इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो उस केस में प्रशांत एक एप्लीकेशन डाल सकता है आईबीबीआई के पास एंड बोल सकता है कि हमने जो 50 लाख रुपए आपको दिया था 5 साल पहले, आई नीड दैट मनी बैक, एंड दे कैन विड्रॉ द मनी। सी यहां पे दिया गया, अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड अमाउंट टू द फंड may, in the event of initiation of proceeding under this code, make an application for withdrawal of funds not exceeding the amount contributed by it for making payments to workmen, protecting the assets, incidental cost वगैरह वगैरह के लिए। मतलब अगर हमने पास्ट में कभी कुछ भी रुपया दिया है फंड में एंड उसके बाद हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एंड मेरे अगेंस्ट इसके अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने 50 लाख रुपया दिया, 5 साल बाद आपको लग रहा है कि आप गरीब हो गए हो तो आप मुंह उठा के पहुंच गए पैसा चाहिए, वैसे नहीं, आईबीसी के अंदर आपके अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, तब आप एक एप्लीकेशन दोगे आईबीबीआई को, बोलोगे हमने 50 लाख रुपया दिया था, उस समय मेरी हालत ठीक थी, अब मेरी हालत खराब हो गई है, मेरे को मेरा 50 लाख रुपया वापस चाहिए, तो आपको 50 लाख रुपया आपका वापस मिल जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, ये क्यों है, टू इंसेंटिवाइज पीपल टू गिव देम। अगर आज मान लो मेरे पास बहुत सारा रुपया है और हमको लग रहा है कि ये रुपया आईबीबीआई को दे देते हैं, जस्टिन के आगे जाके दिवाला निकल गया तो एटलीस्ट रुपया मेरे को वापस मिल जाएगा। स्मार्ट, तो टू इंसेंटिवाइज पीपल, समझा? ठीक है, नहीं टाइम लिमिट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी, लेकिन आप एक ही केस में निकाल सकते हो, अगर आपके अगेंस्ट आईबीसी के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुके हैं, विच बाय इटसेल्फ शोज कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, तभी ना प्रोसीडिंग्स। इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता, इट्स अ चैरिटी दैट यू आर डूइंग, इसको इंटरेस्ट चाहिए, बताओ, बैंक थोड़े बैठा हुआ है, उसे वो पैसा मिलेगा, बस जितना दिया था उतना मिलेगा। ठीक है, समझा सबको? चलिए, यहां पे अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड का
फंडा होता है, खत्म। इसमें आपको दो चीज याद रखना है, कहां कहां से आपको पैसा आता है, चार जगह से पैसा आता है। एंड अगर आपने पैसा कभी दिया है एंड बाद में जाके कभी आपके अगेंस्ट इस कोड के अंदर प्रोसीडिंग्स चालू हो जाते तो आप वो पैसा निकलवा सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। ये दोनों चीज आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहां पे अभी तक देखे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के 5 पिलर्स, दो हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग देखे आईपीए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एंड इसके बाद हमने देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। अब अपने पहुंचते डेफिनेशन सेक्शन में, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए हमारे यहीं पे पानी। झाले मॅडम, झाले, चला। मोबाइल बजा नहीं ना, वो वैसे ही क्लास का रूल है, मोबाइल अगर बज गया तो उसको ट्रीट देना पड़ेगा, मतलब चॉकलेट्स खिलाने पड़ेंगे। बट मोबाइल बच तो सकता ही है ना। हाँ बचेंगे अभी धीरे धीरे। ये लोग इतने शांत नहीं रहते, लोग दिखते हैं अभी धीरे धीरे, लोग मूड में आएंगे अपने। मैं नहीं बचा, मैं फोन दिन भर साइलेंट पे रहता है बिकॉज हम कॉलेज जाते हैं। हाँ तो अभी हम ध्यान देते हैं ना, इसलिए तो यहां पे रखा हुआ है। चलो आगे आओ, अब आते हैं अपने की डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। नाउ एक चीज याद रखिएगा, अगर हम आपको एक एक डेफिनेशन बनाने बैठा है ना तो आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे, और ये लेक्चर 3 दिन तक खिंचाएगा। बिकॉज एक डेफिनेशन सेक्शन में कितने डेफिनेशंस होते हैं, यहां पे तो एक नहीं 3 डेफिनेशन सेक्शंस है, राइट। तो अपने एकदम इंपॉर्टेंट वाले डेफिनेशंस जो हमें आगे काम आएंगे एंड जो एकदम कुछ नया ही है जो यहां पे बात किया गया है वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग से ये चीज डिस्कस किया है कि कितने डेफिनेशन सेक्शंस हैं यहाँ पे, 3। कौन कौन से? 3, 5, 79। आज हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, आज प्रोबेबली सेक्शन 3 ही देखेंगे बस, 5 एंड 79 कल देखेंगे। नहीं बाबा मेरे को समझाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन। चलो इधर आओ। नाउ सेक्शन 3 इज जनरल इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, ये आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। सेक्शन 5 टर्म्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस कवर्ड इन पार्ट 2। तो हम लोग ने ये चीज भी डिस्कस किया है कि सेक्शन 5 के जितने डेफिनेशंस है वो केवल पार्ट 2 के लिए है, एंड सेक्शन 79 के सारे डेफिनेशंस केवल पार्ट 3 के लिए, ठीक है। चलिए नाउ कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है। क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोग सेक्शन 3 के डेफिनेशंस देख रहे हैं। तो ये क्लेम एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ क्लेम का मतलब क्या होता है? सो आप अपना क्लेम डाल रहे हो कोई चीज के ऊपर, मतलब ये मेरा है, ये जब हम अपना जताते हैं हक, दैट इज कॉल्ड अ क्लेम, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ राइट टू समथिंग इट्स कॉल्ड क्लेम, इट्स कॉल्ड अ क्लेम। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आईबीसी इज ऑल अबाउट योर क्लेम्स। क्रेडिटर जब तक आके अपना राइट मांगेगा नहीं, क्रेडिटर आके जब तक अपना क्लेम बताएगा नहीं, तब तक कैसे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को पता चलेगा किसको किसको पैसा देना है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अल्टीमेटली तो थर्ड पार्टी है, उसको आपके डिटेल्स तो नहीं पता, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे क्लेम्स दिखे, सही बात है ना। तो क्लेम्स मतलब अ राइट टू पेमेंट जो एक क्रेडिटर देता है। नाउ राइट टू पेमेंट अगर हम केवल इतना लिख के छोड़ दिए होते ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता, बिकॉज फिर इंडिया में लोग हर चीज के लिए अपना इंटरप्रिटेशन लाते हैं। तो हम लोग ने यहां पे बोल दिया राइट टू पेमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज फिक्स्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और रिड्यूस्ड टू जजमेंट। मतलब अगर आपको वो पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह मिल रहा है तो भी आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह तो भी आएगा। अगर वो डिस्प्यूटेड है, मतलब आप बोल रहे हो 1.5 लाख, सामने वाली पार्टी बोल रही है 1 लाख, तो भी आपका क्लेम माना जाएगा। अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो भी माना जाएगा। अगर मान लो आपके पीछे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, एक जजमेंट के थ्रू बोला गया है कि आप मेरे को 50,000 दोगे, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड क्लेम अंडर आईबीसी। मतलब आईबीसी में आपको जितना पैसा जहां से भी मिलना है सब चीज कवर किया गया, ठीक है। लीगल मतलब जो टैक्स वाले लोगों को मिलता है, मेंटेनेंस मिलना, ऑल दीज आर लीगल क्लेम्स,
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई लोन के थ्रू या ऐसा हुआ हो कि आपने मेरे से पैसा लिया और अब आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। अगर बाय लॉ आपको मेरे को पैसा देना, दैट इज ऑल्सो वैलिड क्लेम। अगर बाय कोर्ट का जजमेंट आपको मेरे को पैसा देना, दैट इज ऑल्सो वैलिड क्लेम। अगर आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए देना, हम बोल रहे 2 लाख रुपए देना, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड क्लेम। ठीक है, समझा क्लेम का मतलब। नाउ आते हैं कॉर्पोरेट पर्सन्स। व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सन्स? नीचे वाला इज राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अनदर यहां पे स्पेसिफिकली डाल दिया गया है। कई बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लिख देते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई ब्रीच करे तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा 10 लाख रुपए, राइट। तो राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉम्पेंसेशन, वो भी क्लेम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां समझा क्लेम का मतलब। तो क्लेम का डेफिनेशन में इतना चीज क्यों डाला गया है? ताकि हम बेसिकली, इसके पीछे मेरा मोटिव था कि हम जितने तरह के पेमेंट्स हो सके ना सबको कवर कर ले। नहीं तो बाद में क्या होगा ना, आज केवल लोन्स वाले लोग आएंगे, हम पूरा प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लोन्स पे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, कल कोई इंसान आएगा बोलेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, जजमेंट में मेरे को बोला गया 10 लाख रुपए मिलना है, फिर उसके लिए वापस पूरा प्रोसेस करो। परसों उसके बाद गवर्नमेंट आ जाएगी, बोलेगी इतना टैक्स बाकी है, पूरा उसका प्रोसेस करो। तो हमको इतना झंझट पालना ही नहीं था, हमको था एक बार में जितने तरह के पेमेंट्स आपको देने सारे पेमेंट्स लेके आओ। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्लेम का डेफिनेशन बहुत वाइड रखा है। समझ आ रहा है बाकी को? ये आपने ही जोन में आज, बाकी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट पर्सन्स। कॉर्पोरेट पर्सन्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कॉर्पोरेट पर्सन्स की डेफिनेशन में हम लोग ने एलएलपी को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जनरली हम जब डिस्कस करते हैं तब हम कंपनी एंड एलएलपी बोलते हैं। कोड में हर जगह कॉर्पोरेट पर्सन्स यूज किया गया। हम जब बात करते हैं तब हम कंपनी एलएलपी बोलते हैं ना, कोड में कॉर्पोरेट पर्सन्स यूज किया गया, तो समझ जाने कंपनी एलएलपी की बात हो रही है। कॉर्पोरेट डेटर, हम लोगों ने कॉर्पोरेट डेटर पढ़ा है अभी तक, कई जगह डिस्कशन में आया है कॉर्पोरेट डेटर, पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, राइट। नाउ कॉर्पोरेट डेटर कौन? कॉर्पोरेट डेटर मतलब वो कंपनी जिसको पैसा देना है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। अ कंपनी हु ओन्स अ डेट टू अ एनी पर्सन। कंपनी और एलएलपी दोनों आते हैं यहाँ पे, हाँ, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी एलएलपी दोनों आएगी। नाउ क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कौन? वो जिसको पैसा आना है। कौन सा पैसा? कोई भी, जितना क्लेम्स के अंदर जितने तरह के पैसे है इतना वो, तो जिस भी इंसान को वो सारे में से कोई भी पैसा आना है वो हो जाता है क्रेडिटर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब, ध्यान से सुनिएगा, नॉन पेमेंट ऑफ डेट when whole or any part or installment of the amount has become due and payable and is not paid by the debtor। यहां पे बहुत सारी बातें हो गई है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे को 1 लाख रुपए देने वाले थे, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके हिसाब से आपने 1 लाख रुपए लिया था मेरे से, आप मेरे को रिटर्न करने वाले हो ऑन 31 जनवरी 2020। ठीक है, 28 जनवरी को आपका लेट्स से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको घर, गहना, गाड़ी सब बेचना पड़ जाता है। ठीक है, मेरे को अब एकदम क्लियर कट पता है कि आपके पास पैसा नहीं है। क्या आप किसी भी हालत में 31 जनवरी को मेरे को 1 लाख रुपए दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो क्या वहां पे डिफॉल्ट हुआ है? डिफॉल्ट 31 जन तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है योर डेट हैज टू बिकम ड्यू एंड पेबल। मेरे को 28 तारीख को ही पता चल गया कि यार ये इंसान नहीं पे कर सकता मेरे को किसी भी हालत में, आई नो ये इंसान नहीं पे कर सकता मेरे को किसी भी हालत में, फिर भी हम आपके अगेंस्ट यहां इसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब होगा? जब इट बिकम्स ड्यू एंड पेबल, एंड तब आपने पे नहीं किया। तो 31 को ड्यू एंड पेबल हो गया, अगर आप पूरा 31 तक पे नहीं किए तो फर्स्ट को डिफॉल्ट मान लेंगे हम। समझा आपको? ठीक है, नाउ मान लो 31 को आप लोगों ने 5 लाख का मेरे से लोन लिया था, ठीक है, 5 लाख में आप लोग ने मेरे को 3 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए नहीं दिया। क्या डिफॉल्ट हुआ है? कितने तक का डिफॉल्ट हुआ है? 2 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट हुआ है। तो क्या आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो? कर सकते हो ऑन 1 फरवरी। यहां तक समझा? मान लो 5 लाख का लोन था, आपने 4.5 लाख रुपए वापस दे दिया, 50,000 वापस नहीं दिया, डिफॉल्ट हुआ है क्या? डिफॉल्ट तो हुआ है ना, लेकिन 50,000 का डिफॉल्ट हुआ है। क्या आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो? क्यों? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो आप 50,000 के डिफॉल्ट में प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते, बट डिफॉल्ट हुआ है वो,
ऐसा नहीं कि वो डिफॉल्ट नहीं हुआ है, हम लोग ने बोला वो डिफॉल्ट है, 1 रुपया भी अगर कम मिले तो डिफॉल्ट है, बट हम लोग ने मिनिमम डिफॉल्ट का एक लिमिट सेट कर दिया है। तो मिनिमम डिफॉल्ट यहीं पे लिख लेना अंडर पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर फिलहाल है ₹1 लाख, एंड पार्ट 3 के अंदर कितना है? अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, वो सही बात है, बट मिनिमम लेवल एक होगा ना कुछ। एक बोल रहा है कि पूरा अमाउंट होना चाहिए, तो अगर वैसा सीन हुआ तो मान लो आपने मेरे से 5 लाख रुपया लिया था, हम आपको 1 रुपया वापस कर दिए, पूरा अमाउंट तो बचा हुआ नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट नहीं होगा, वो चीज नहीं रख सकते अपने। 1000 रुपया, तो अगर आगे जाके आप लोग में से कोई भी एक दूसरे से 1000 रुपया लेता है और रिटर्न नहीं करता है, तो समझ लेना क्या होने वाला है। वो तो अभी बचे हुए, बिकॉज पार्ट 3 नोटिफाई नहीं हुआ, जिस दिन नोटिफाई हो जाए उस दिन समझ लेना क्या होने वाला है। हाँ 999 लेना इसलिए, ठीक है। और अगर 1000 ले भी रहे हो तो 100 रुपया वापस कर देना, बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। समझा? समझा सबको? ये आकांक्षा इतना जजमेंटल लुक्स दे रही है ना मेरे को आज। मेरे जोक्स अच्छे हैं, ठीक है ना, हंसी आ रहा है लोगों को, आ रहा है ना, ठीक है। समझा डिफॉल्ट का मतलब? सो योर डेट हैज टू बी ड्यू एंड पेबल एंड शुड नॉट बी रीपेड, और ये फुल भी हो सकता है, पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। सो आपका बैलेंस शीट का असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, और उसके बाद आप कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, कौन सा आपके अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, वो सारा आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होता है कवर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर विद द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इज रजिस्टर्ड विद द IBBI। डेफिनेशन में हमारे ये 2 स्टेप के बारे में बात किया गया। सी, person enrolled with an insolvency professional agency and registered with the board, ठीक है। पर्सन का डेफिनेशन आपको पता है, वो डिस्कस करने का काम नहीं है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सेक्शन 3 होते हैं खत्म, ठीक है। और सेक्शन 5 आज ही देखना है, 5 और 79 कल देखना है। कल देखें, कल ये खत्म करके अपने एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे CIRP का, ठीक है। तो आज अपने बस यही खत्म करते हैं। आज हम लोग ने देखा क्या क्या, वो फटाक से करते रिवाइज। आज हम लोग ने देखा कि कौन से 5 पिलर्स होते हैं IBC के। पहला पिलर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकंड पिलर इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, थर्ड इज प्रोफेशनल एजेंसी, फोर्थ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एंड लास्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। इसके साथ साथ हम लोग ने एक और चीज देखा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में कहां से पैसा आता है? ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन, कंट्रीब्यूशन बाय एनी अदर सोर्स, एंड अगर इन पैसों को इन्वेस्ट कर दो तो जो भी इंटरेस्ट या रिटर्न आएगा वो होता है। क्या यहां पे कोई स्पेशल प्रोविजन डाला गया है क्या? अगर किसी इंसान ने कभी भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया है फंड को, एंड कुछ दिन बाद उसके अगेंस्ट इसी कोड के अंदर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है IBBI को एंड बोल सकता है मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। कितने कितने IPAs है इंडिया में फिलहाल? कौन कौन से? ICSI, ICAI, ICWAI। ये नहीं है इंस्टीट्यूट्स, इनके अपने इंस्टीट्यूट से IPA लिख के आना, वो सब ठीक है। क्या कोई CS जो ICSI का मेंबर है बाय डिफॉल्ट ICSI IPA का मेंबर बन जाता है? नहीं। क्या ICSI IPA का मेंबर बनने के लिए CS होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस: कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। उनके ऑब्लिगेशंस क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उनके ऑब्लिगेशंस क्या है? सेफगार्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेसिबल फॉर्मेट में ढंग से स्टोर करके रखो, हाँ, एंड जब भी मांगेगा उसको दे दो, ठीक है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हम लोग को पता चल गया था। चलो आते हैं उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में। डेफिनेशन सेक्शन कौन कौन से है?
3579। आज हम लोगों ने कौन सा सेक्शन देखा? 3। ये जितने हैं वो पूरे कोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहला डेफिनेशन देखा हम लोगों ने क्लेम का। क्लेम मतलब अ राइट टू पेमेंट। अब ये पेमेंट में हम लोगों ने किस किस चीज को इंक्लूड कर लिया है? सब चीज को, चाहे जजमेंट के थ्रू मिल रहा हो, लॉ के थ्रू मिल रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल रहा हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, डिस्प्यूटेड हो, अनडिस्प्यूटेड हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा हो, जो भी हो हम लोग ने सब चीज इंक्लूड कर लिया। जो लोग ये क्लेम देते उनको बोलते हैं क्रेडिटर। जिनका ये क्लेम होता है उनको क्रेडिटर बोलते हैं ना, तो जो लोग ये क्लेम देते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट पर्संस। कॉर्पोरेट पर्सन से कौन कौन आते हैं? कंपनीज एंड LLPs। डिफॉल्ट मतलब अमाउंट ड्यू एंड पेबल बट नॉट पेड। इट कैन बी ईदर इन फुल और इन पार्ट्स। तो अगर आपको लेट्स से 10 लाख रुपए मिलने वाला था, अगर 10 रुपया भी नहीं मिला है तो इट्स अ डिफॉल्ट, ठीक है। बट क्या आप 10 रुपया नहीं मिलने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मिनिमम डिफॉल्ट का लिमिट दिया गया है। मिनिमम डिफॉल्ट फॉर पार्ट 2 इज 1 लाख रुपीज, पार्ट 3 इज 1000 रुपीज। याद रहेगा सबको। उसके बाद हम लोग ने इंश्योरेंसी प्रोफेशनल का देख लिया था, पर्सन देख लिया था। इसके अलावा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 37 बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी वर्ड है जिसका डेफिनेशन हम लोग ने यहां नहीं दिया है, बट उसका डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट या सेबी एक्ट ये सब में दिया गया, तो आप उसी डेफिनेशन को फॉलो करोगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। कल अपने देखेंगे डेफिनेशन अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7। ये सब थोड़े ज्यादा है इन नंबर, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशंस है एंड आपके लिए बहुत नया चीज है। तो अब आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिफरेंस, ये सब चीज थोड़ा समझाएंगे अपने कल। तो फिर कल अपने पूरा दिन देते हैं डेफिनेशंस को। मंडे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट फ्रॉम CIRP, दैट इज पार्ट 2 ऑफ IBC, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।